जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसान एकीकृत फल बाग लगाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध। गव्य विकास आधारित प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए लातेहार के पशुपालकों से आवेदन की मांग। प्याज के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद N53। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोहरदगा के किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत सरकारी अनुदान पर फल बाग लगाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए किसान ग्राम सभा से सूची पारित करवाएं और प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल से फल बाग लगाने वाले भूमि का रकबा सत्यापित करवाएं। साथ ही लाभुकों का समूह गठित कर अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करें और बैंक खाता खुलवाएं। कृषक समूहों का कार्य गैर सरकारी संस्था के माध्यम से कराया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर में कृषक समूहों को न्यूनतम 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराना होगा, लेकिन एक किसान के लिए अधिकतम 4 एकड़ भूमि ही निर्धारित है। एकीकृत बागवानी के लिए आम, अमरूद और शरीफा का फल बाग लगाने के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। लातेहार जिला के पशुपालकों से गव्य विकास संबंधित विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित है। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वैसे ग्रामीण जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो, लातेहार के अस्थायी निवासी हो, दूध उत्पादक हो या इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हो या युवा शिक्षित बेरोजगार हो, पहले गव्य विकास आधारित प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए हो, वो जिला गव्य विकास कार्यालय लातेहार में 30 जून 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। राज्य के जो किसान बागवानी फसलों में फूलों की खेती करना चाहते हैं, वे गेंदा, गुलाब, जरबेरा और ग्लेडियोलस फूल की फसल लगा सकते हैं। इन फूलों की खेती से अच्छी उपज के लिए संरक्षित संरचना का उपयोग करें। यह हर दृष्टिकोण से फायदेमंद है। बरसात में जो किसान फूलों की खेती करना चाहते हैं, वे गेंदा, ग्लेडियोलस और जरबेरा फूल लगाएं। गेंदा की खेती सालों भर की जा सकती है। वैसे इस मौसम में गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो पॉली हाउस जैसे संरक्षित संरचना में फसल लगाएं। गुलाब के अलावे सभी फूलों की खेती पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में सालों भर की जा सकती है। झारखंड में गेंदा है, गुलाब है, ग्लैडियोलस है, जरबेरा है। इन फूलों की बाज़ार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाज़ार में इनकी मांग बहुत अधिक है, तो इन फूलों की खेती की जा सकती है। जहाँ तक इनके लगाने का समय है, जैसे अभी के समय में हम लोग गेंदा लगा सकते हैं, जरबेरा लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं। वस्तुतः गेंदा की खेती हम लोग तीनों सीज़न में कर सकते हैं और गुलाब भी हम लोग बरसात के बाद लगा सकते हैं। लेकिन फूलों की व्यावसायिक खेती की जब हम बात करते हैं तो इसको संरक्षित खेती की जानी चाहिए और संरक्षित खेती सालों भर की जा सकती है। किसान भाई, आप यदि खरीफ के मौसम में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो झारखंड के लिए अनुकूल और अनुशंसित उन्नत प्रभेदों का चयन करें। ये उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। खरीफ के मौसम में प्याज की खेती के लिए सबसे पहले प्याज के उन्नत प्रभेद के बारे में जो है वो N53 है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, अर्का निकेतन है और अर्का कल्याण। ये चारों प्रभेद हमारे झारखंड के निवासी खरीफ के मौसम में इनका इस्तेमाल खरीफ के प्याज की खेती के लिए कर सकते हैं। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का छिड़काव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बॉक्सनुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का छिड़काव होने लगता है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में अगेती और पछेती ब्लाइट रोग के उपचार के बारे में। टमाटर फसल को अगेती और पछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। घोल की यह मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए है। पहला छिड़काव के बाद जरूरी हो तो 10 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2850 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 3000 रुपए, चना 6000 रुपए से 6400 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल चना 7000 रुपए से 7500 रुपए, सरसों तेल 9800 रुपए से 11500 रुपए, चीनी 3800 रुपए से 3900 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1450 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आप अवगत हुए मौसम के मिजाज से लेकर के मंडी के भाव तक और खेतीबाड़ी के बारे में भी आपको ढेरों जानकारियां मिली। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों, बाग की स्थापना में जल कुंड एवं डोभा का क्या उपयोगिता है? किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कि जो बरसात के दिनों में बारिश का पानी होता है वो व्यर्थ ही बह जाता है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डोभा का निर्माण कर रहे हैं ताकि बारिश का जो पानी है उसमें जमा हो। और अगर आप पहले से बगीचा का निर्माण किए हुए हैं या बाग नया लगा रहे हैं तो इसमें जल कुंड और डोभा का हम लोग किस तरह से उपयोग करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं, अपने विशेषज्ञ से मिलते हैं और लेते हैं इससे ढेरों जानकारियाँ और लाभ उठाते हैं। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम अभी समाप्त होने वाला है और बरसात का मौसम आने ही वाला है और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जल का आवश्यकता होती है खेतीबाड़ी करने में। और चूँकि अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो आज हमारे साथ में है विशेषज्ञ सह वैज्ञानिक ओम प्रकाश शर्मा, दिव्यान, रांची। तो उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि बागवानी स्थापना में डोभा यानी कि जल कुंड का क्या उपयोग हो सकता है। सबसे पहले तो हम किसानों को बताना चाहेंगे कि डोभा क्या चीज़ है। ये किसानों के अभी माइंड में भ्रम है कि डोभा एक्चुअली है क्या। तो डोभा अभी झारखंड में जैसे आप देखते हैं कि हर एक साल जो है 1200 से 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिसका मात्र 20% ही उपयोग किसान लोग कर पाते हैं। वर्षा पर्याप्त होती है, लेकिन झारखंड का टोपोग्राफी है जो जहाँ की ज़मीन जो है वो ऊपर नीचे होने के कारण अधिकांश जल जो है, लगभग 20% जल जो है वो किसान उपयोग कर पाते हैं। बाकी 80% किसान इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो डोभा एक जल संरक्षण का एक इकाई है, एक स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से वर्षा जल का इसमें संचयन किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इसके माध्यम से जो पानी जमा होगा, किसान उसका उपयोग किसी भी फसल के लिए, जैसे बागवानी में बाग की स्थापना के लिए
या किसान भाई जो सब्जी की खेती करते हैं या जो फसल का उपयोग लगाते हैं उसमें इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। तो जल संरक्षण के लिए एक बहुत ही अच्छी यूनिट है, ये इकाई है। इसके द्वारा हमें झारखंड में जो जल का स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है, इसके माध्यम से हम जल का स्तर को जैसे रिचार्जिंग के माध्यम से जल स्तर को भी धीरे धीरे झारखंड में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जल संरक्षण के लिए हमें जो है किसानों को डोभा निर्माण सरकार की योजना है। इसके लिए सरकार जो है किसानों को अनुदान राशि भी दे रही है। शर्मा जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि डोभा का निर्माण हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? झारखंड में जैसा ज़मीन है डोभा के लिए जो सूटेबल ज़मीन है, जोन 2 और जोन 1 मध्यम ज़मीन और नीची ज़मीन, क्योंकि जब पानी ऊपर से आएगा तो वो पानी डोभा में स्टोर होगा। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त ज़मीन का जो टोपोग्राफी जैसा है जोन 2 और जोन 1, ये सबसे उपयुक्त ज़मीन का चयन किसान कर सकते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ का डोभा का साइज़ भी अलग अलग है, जिसके लिए जैसे मान लीजिए 15 फीट का, 20 फीट का, 25 फीट का, 30 फीट का। इसके लिए किसान को न्यूनतम रकबा जैसे 15 फीट का अगर बना रहा है तो उसके लिए न्यूनतम रकबा जो है 15 डिसमिल होना चाहिए। 20 फीट साइज़ के लिए रकबा जो है 20 डिसमिल होना चाहिए। 25 फीट साइज़ के लिए 25 डिसमिल और 30 फीट साइज़ के लिए 30 डिसमिल रकबा कम से कम किसान को होना चाहिए। अच्छा शर्मा जी, आप बताएं कि सरकारी सहायता डोभा के निर्माण के लिए किस तरह दे रही है? इसमें किसान के रूप में किसान को सरकार के माध्यम से 90% अनुदान है। जैसे मान लीजिए 15 फीट का अगर बना रहा है किसान, तो उसमें अनुमानित राशि जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 8,000 रुपया है, जिसका 90% गवर्नमेंट दे रही है। 10% किसान को अपना अंशदान के रूप में इसको करना है, उनको देना है। अंशदान के रूप में करने का मतलब है कि वे अपना वेज के रूप में उसमें काम कर सकते हैं। अगर वेज के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, श्रम के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, तो 10% टोटल जो कॉस्ट है उसका 10% वो अपना उसमें अंशदान के रूप में इसमें देना है। बागवानी जो बाग स्थापना में डोभा का उपयोग किस तरह हम कर सकते हैं और मतलब उसका सबसे बेहतर उपयोग क्यों होगा उसमें? बागवानी की स्थापना में जैसे कोई किसान अगर अपने खेत में बागवानी की स्थापना कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून इस महीने में पानी की गंभीर समस्या होती है। अगर वो उस ज़मीन में डोभा का निर्माण करता है तो उसमें जो क्रिटिकल स्टेज में फसल को बचाने के लिए, मतलब फलदार वृक्षों को बचाने के लिए उसका पानी जो है वो उसका उपयोग कर सकता है, जिससे फसल जो है या बागवानी का फसल जो है वो जीवित रहेगा। जैसे मई के दिनों में पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है, डोभा में पानी जमा रहेगा, डोभा में पानी का स्तर रहेगा, उसमें पानी को लेकर पंप के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वो उसमें प्लांट में रूट जोन में पानी को दे सकता है और कम पानी में वो फसल को बचा सकता है और उससे फ़ायदा ले सकता है। तो मैं जानना चाहेंगे कि डोभा निर्माण के लिए जो किसान भाई है वो किससे संपर्क करेंगे, कहाँ संपर्क करेंगे? अभी झारखंड सरकार के माध्यम से जिला भूमि संरक्षण, डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर ये विभाग से, जिला भूमि संरक्षण विभाग से इसका निर्माण झारखंड में किया जा रहा है। किसान भाई इसके लिए प्रखंड स्तर पर ब्लॉक प्रखंड कृषि पदाधिकारी के सहयोग से भी इनका लाभ ले सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि सरकार की योजना क्या है। तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भी वो अपना इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में शर्मा जी का इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा किसान भाइयों, किस तरह से हम लोग जलकुंड और डोभा से हम लोग अपने बगीचा को किस तरह से सिंचाई करते हैं और उससे हम लोग लाभ उठाते हैं। तो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, ये जानकारी जो हम देने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। किसान भाइयों, आप खेती तो करते ही हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, धान, मक्के, बाजरा, ये सारी चीज़ों की खेती करते हैं। लेकिन क्या किसान भाइयों, कभी आप सोचे हैं कि अगर हम झारखंड में औषधि पौधों की खेती करें, यानी कि सर्पगंधा और सतावर की खेती करेंगे, तो इससे हमें क्या लाभ होगा? सतावर जानते हैं, इससे जैम भी बनता है और ये महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो किसान भाइयों, बहुत जानकारी तो मुझे भी नहीं है, इसलिए चलिए मैं और आप सभी हम लोग मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ से और लेते हैं ढेरों जानकारियाँ। हमेशा की तरह नई विषय के साथ आपके बीच आते हैं। आज का विषय बहुत ही खास आपके लिए लेके आए हैं। हम चर्चा करने वाले हैं सर्पगंधा और सतावर की खेती हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत और खास जानकारी देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर राजेश कुमार। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बता दूं कि सतावर और सर्पगंधा ये एक ऐसे औषधीय पौधे हैं जिसकी खेती यहाँ पर हम लोग अगर चाहें तो इस झारखंड के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है और इसको किसान भाई को अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी हम इस प्रकार से करते हैं कि दोमट मिट्टी है या जैव मात्रा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, या बलुई दोमट भूमि है, या जैसे कह सकते हैं लाल मिट्टी यहाँ की है, तो उसके लिए हम लोग जो है बढ़िया से गहरी जुताई करके पाटा चला करके उसको बराबर कर देते हैं। उसके बाद ही हम उसमें जो है मिट्टी की तैयारी करने के बाद उसमें हम लोग सतावर के लिए इसकी तैयारी करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता अगर हम लोग देखें तो कम से कम हम समझते हैं 4-5 बीमारी के लिए हम लोग जो है वो सतावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे है शुक्रवर्धक है, उसमें अगर स्पर्म की संख्या कम हो जाती है तो उसमें हम लोग व्यवहार करते हैं। डायबिटीज़ वगैरह है तो उसका भी नियंत्रण हम इसको कर सकते हैं। बलवर्धक है, यानी अगर किसी को कमजोरी महसूस होती है तो उसका भी व्यवहार किया जा सकता है। और विशेषकर हम कहते हैं महिलाओं के लिए जो ल्यूकेरिया है या अनीमिया, जो खून की कमी हो जाती है, उसमें भी इसका व्यवहार किया जाता है। कभी कभी देखते हैं कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो भूख भी जो है उसको बढ़ाने के लिए इसका हम लोग व्यवहार करते हैं। किसी का पाचन शक्ति अगर कमज़ोर हो गया है तो वो पाचन शक्ति भी बढ़ाने के लिए इसका व्यवहार कर सकते हैं। कोई लोग अगर मानसिक तनाव से भी ग्रसित होते हैं तो उस समय भी अगर चाहें तो उसकी व्यवहार को इसको करने से उनको काफ़ी लाभ पड़ सकता है। महिलाओं को अगर दूध की कमी हो जाती है तो दूध भी बढ़ाने के लिए जो है इसका व्यवहार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में इसका जो है काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव देखा गया। तो जानना चाहेंगे इसके लगाने का समय और कौन कौन से खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसकी ऐसा है कि जैसे हम लोग बरसात के मौसम में अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसका नर्सरी करने के बाद ही हम लोग लगाते हैं। नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर एरिया में हम चाहते हैं तो 12 किलो जो है बीज की आवश्यकता पड़ती है। और 12 किलो बीज जो है वो आप पहले नर्सरी में इसको लगा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग खेत की जब तैयारी कर लिए हैं तो उसके बाद जो है जून जुलाई से लेकर के अगस्त महीना तक हम इसको लगाते हैं। और लगाने के बाद जो है जस्ट लगाने के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि 60 गुना 60 सेंटीमीटर की इसकी दूरी होनी चाहिए। और उसमें अगर हम लोग लगाते हैं तो ये टोटल जो है अगर लगाने के समय अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें अगर खादों का प्रबंधन करें, चूँकि ये रूट क्रॉप है, जड़ वाली फसल है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो 200 से 250 टन इसमें कंपोस्ट खाद की आवश्यकता पड़ती है। और लगभग जो है 250 किलो यूरिया या जिसको कहते हैं नाइट्रोजन की भी जो है आवश्यकता पड़ती है। और 60 किलो जो है फास्फोरस, 60 किलो पोटास की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम अच्छा उत्पादन जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा अगर खादों का प्रबंधन कर लें
और थोड़े ठीक समय से अगर लगा लें तो निश्चित रूप से हमको इसका अच्छा उत्पादन जो है वो मिल जाता है। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सर्पगंधा की क्या उपयोगिता है और उसकी खेती कैसे करेंगे? जी, सतावर की बात अभी हो रही थी। सतावर में हम लोग देखें, इसमें कुछ जो है, पहले अगर सूखी कंद की बात करते हैं तो लगभग 1000 से 1200 केजी जो है आपको मतलब सूखी जड़ प्राप्त हो सकती है, 50 से लेकर 75 रुपया, तो उससे भी लाभ होगा। इसके साथ साथ सर्पगंधा जो है, ये भी एक किसान भाई अगर यहाँ पर अगर खेती करते हैं तो उससे भी उनको काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए लगभग जो यहाँ का संशोधित किस्म है जो है RS1, यही एक वैरायटी या किस्म कहें जो इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है और उन्हीं किस्मों का उनको प्रयोग करना चाहिए। और एक हेक्टेयर में करीब 5 से 6 किलो इनकी बीज की आवश्यकता पड़ती है। और अगर ये जैसे मई जून की महीना है, उसी समय हम लोग अगर खेत की तैयारी करके अगर 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक छोटे छोटे बीज जो होते हैं उनको डायरेक्ट जो है सीडिंग कर देते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर गहरे के नाली में, तो ये जन्म करके जो है पौधे आपके जो है तैयार हो जाते हैं। और लगभग जो है इसमें 40 गुना 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 1.5 बाई 1.5 फीट का आसपास हम लोग कहें तो उसको पौधे लगाते हैं। और इसमें क्या है कि किसान भाई को अगर कुछ जो खाद हैं या फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं, अगर उनका व्यवहार करते हैं तो इसका उत्पादन और अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लगभग जो है हम लोग देखते हैं कि वही 200 क्विंटल जो है ये कंपोस्ट खाद और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास के रूप में अगर व्यवहार करें तो इससे क्या होगा कि उत्पादन उनको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। और एक्चुअली ये क्या है कि जब हम अभी बताएं तो ये शीत ऋतु लगभग जो है 4 से 5 महीने लगते हैं इसके उत्पादन में, और उससे आपका पूरा जो है ये लगभग जो है तैयार हो जाता है। लेकिन इस पर अगर हम चाहें कि अगर इसका भी जड़ के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करें तो लगभग ये भी जो है आपको 12 महीने के आसपास जो है ये पूरी फसल अच्छी तरह से तैयार होने में लग जाता है। और जड़ को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग सुखा करके रख सकते हैं और लंबे अवधि तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों, ये थी जानकारियाँ सर्पगंधा और सतावर की। आशा है कि इन जानकारियों से आपको लाभ होंगे और डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब। नमस्ते। तो देखा किसान भाइयों, जिस तरह से आप खेती करके लाभ उठाते हैं उसी प्रकार अगर हम लोग औषधि पौधों की खेती करें, सर्पगंधा और सतावर की खेती करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत होगी। तो चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने के पहले हम अपना पता बता दें, तो कॉपी और कलम उठाइए और जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अगले अंक में ढेरों जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।